Okay, good afternoon all. I hope Good I'm afternoon, audible to sir. all you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Mm. Okay, is it visible on your screen, the lecture notes? Yes, sir. So in till last class, we have discussed about restriction enzymes. Okay, yesterday only we have discussed about restriction enzyme. तो आज से हम डिस्कस करेंगे आज का क्लास में the vectors that we have discussed in the first class also. Vector, which is a DNA molecule, right? But it acts as a carrier or vehicle. एक गाड़ी की तरह, ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी की तरह काम करता है for carrying your gene of interest from one source to the host cell. तो वेक्टर्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग डिस्कस करते हैं. सो वेक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, वेक्टर बहुत कुछ होता है. जैसे डिजीज में डिजीज कैरियर, द मस्कीटो, द फीमेल एनाफिलस मस्कीटोस आर कंसिडर एज अ वेक्टर फॉर मलेरिया, है ना. तो उसी तरीके से रोडेंट्स आर they are vectors for different kinds of plagues. Similarly, different insects are vectors for carrying disease from one plant to another plant, है ना. तो जो भी चीज कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह, उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं. ठीक है. तो वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग is the DNA molecule that helps in carrying your gene of interest from source to the host organism. ठीक है. तो it is a DNA molecule used as a vehicle to artificially carry foreign genetic material into another cell where it can be replicated and or expressed. वेक्टर क्या है? एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि वेहिकल की तरह यूज किया जाता है. किस लिए? टू आर्टिफिशियली कैरी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल. जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था ना कि एक सेल से आपने, ह्यूमन सेल से आपने इंसुलिन निकाला, तो जो इंसुलिन जीन ह्यूमन सेल से निकाला है वो होगा आपका फॉरेन जेनेटिक एलिमेंट, और उसको आपको इनटू अनदर सेल, दूसरा सेल में ट्रांसफर कर रहे हो. उसमें एग्जांपल देखिए थे, बैक्टीरिया सेल में आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो. ठीक है ना. सेल के अंदर ये फॉरेन जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इट विल रेप्लिकेट, मतलब उसका क्लोन बनता है, मल्टीपल कॉपीज बनता है, और उसी का जब एक्सप्रेशन होता है तो उससे प्रोटीन बनता है, इंसुलिन बनता है. ठीक है. तो वेक्टर, एक अच्छा वेक्टर होने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स शुड द गुड वेक्टर्स हैव? फीचर्स ऑफ गुड वेक्टर्स आर, it should be capable of replicating in host cell. जो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, बैक्टीरिया सेल के अंदर में जो प्लास्टिक, उसमें एक एबिलिटी होता है क्योंकि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. ठीक है. तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसमें होता है, इसीलिए वो अपने आप बैक्टीरिया का इंडिपेंडेंट, बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा हो नहीं हो रहा हो, लेकिन बैक्टीरिया सेल के अंदर में वो प्लाज्मिड अपने आप एक से दो बनता है, दो से चार बनता है. तो उसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होना जरूरी होता है. ठीक है. तो गुड वेक्टर शुड हैव कैपेबिलिटी ऑफ रेप्लिकेटिंग इन होस्ट सेल. बैक्टीरिया सेल के अंदर में या जो भी होस्ट सेल है उसके अंदर में खुद रेप्लिकेशन कर सके, वो एबिलिटी होना चाहिए. ठीक है. और इट शुड हैव कन्वीनियंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट फॉर इंसर्टिंग डीएनए ऑफ इंटरेस्ट. कल देखा था वेक्टर में को भी आप रेस्ट्रिक्शन जहां काटा है वहीं पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया. ठीक है. तो वेक्टर में भी देयर शुड बी अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्लस रेस्ट्रिक्शन साइट होता है वो होना जरूरी होता है. नहीं तो वेक्टर को आप कैसे काटोगे, है ना. और वेक्टर को अगर आप काट नहीं पाओगे तो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो जो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल है, उसको कैसे इंसर्ट करोगे, राइट. सो इट देयर शुड, द वेक्टर शुड हैव कन्वीनियंट रेस्ट्रिक्शन साइट. इफ पॉसिबल मल्टीपल. एक ही क्या होता है वेक्टर में, बस एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट होगा तो बस एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप उसको काट सकते हो. ठीक है ना. अगर वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने में नाकामयाब हुआ तो देन यू कैनॉट यूज दैट वेक्टर फॉर ट्रांसफरिंग दैट पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. अब मान लो कल का में चलते, कल जो हम लोग ने फिगर देखा था, देन इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, ये ह्यूमन न्यूक्लियस था, उससे आपने डीएनए निकाला और डीएनए को एक छोटा, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट लिया. दिस इज, मान लो, जीन फॉर इंसुलिन. ठीक है. दिस इज जीन फॉर इंसुलिन, इमेजिन. और उसको आपने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा. अब उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने यहाँ पे वेक्टर में भी एक कट किया है. ठीक है. यूजिंग द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यू हैव क्रिएटेड कट इन द वेक्टर ऑल्सो.
क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी काटता है और वेक्टर में भी कट किया है, तो ये दोनों आपस में इजीली रिकम्बाइन हो सकता है। आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो काला वाला दिखाई दे रहा है वो इजीली यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अगर मान लो वेक्टर में बस एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, और वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये इंसुलिन को काटने में नॉट पॉसिबल, अगर अगर वो इसको नहीं काट पाएंगे तो यू कैन नॉट यूज दिस वेक्टर इंसर्टिंग और रिकॉम्बिनेशन ऑफ दिस जीन। ठीक है, तो वेक्टर में देयरफॉर वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए इसमें जगह होना चाहिए काटने के लिए। ठीक है, ताकि एक एंजाइम काम नहीं करे तो दूसरा एंजाइम आप यूज करके ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो जब वेक्टर में मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, तो उस जगह को हम लोग कहते हैं MCS। ओके, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, मतलब बहुत जगह आप वेक्टर को काट सकते हो और देयर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शन साइट। तो बहुत जगह जो रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वहां पे सीक्वेंस होता है, तो उसको कहते हैं MCS। ओके, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। तो यहाँ पे देख सकते हो दिस आर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। You can see here this is a multiple cloning site. In this vector only there are a region for a PST1 enzyme also, EcoR1 also, HIN3 also, VAMH1 also, SAR1 also. ठीक है, so many PST के लिए भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट है, EcoR1 के लिए भी रेस्ट्रिक्शन साइट है, HIN3 के लिए भी है, VAMH1 के लिए भी है, SAL1 के लिए भी है। For so many restriction enzyme there are restriction sites. तो अगर PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं कर रहा है तो यू कैन यूज EcoR1, EcoR1 भी काम नहीं कर रहा है तो यू कैन गो फॉर HIN3। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर यू। सो ये रीजन को आप कहोगे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। ठीक है, द वेक्टर शुड हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। Along with that, vector should also contain selectable marker to indicate which host cells receive the recombinant DNA molecule। अब यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखाया है ये फर्स्ट क्वालिटी है। ठीक है, because of this origin of replication, the vector has the replicate on its own, because क्योंकि ये इसमें वेक्टर में ORI प्रेजेंट है, ORI का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसकी वजह से वेक्टर अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ओके, ये फर्स्ट क्वालिटी है। सेकंड क्वालिटी मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, थर्ड क्वालिटी इट शुड हैव अ सेलेक्टेबल मार्कर। यहाँ पे जो AMP एंड TET लिखा गया है, AMP मतलब एम्पिसिलिन, TET मतलब ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, दिस जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड दिस जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। और ये एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन क्या है? दिस आर एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया को मारने के लिए जो हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं वो होता है, कोई एम्पिसिलिन होता है, कोई टेट्रासाइक्लिन होता है, देयर आर सो मेनी एंटीबायोटिक्स। ओके, तो मान लो कि ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया सेल के अंदर घुस गया है और इसमें आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया के अंदर में ये प्लाज्मिड घुस गया होगा? है ना, देयर शुड बी सर्टेन काइंड ऑफ मार्कर जिससे आप पता कर सको कि ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर घुस चुका है। तो उसको पता करने के लिए यू हैव टू कल्चर द बैक्टीरिया ऑन ए मीडिया। आपको बैक्टीरिया को कल्चर करना होगा उस मीडिया पे जिसमें एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन डाला गया हो। ठीक है, एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन डाला गया हो। अगर ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर है तो बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन से कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, उसको टेट्रासाइक्लिन से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन है। तो जो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन में मर गया इसका मतलब उसके अंदर में ये प्लाज्मिड नहीं गया था, और जो बैक्टीरिया बच गया दैट मीन्स इट कंटेन्स दिस प्लाज्मिड। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर। तो ये इजीली इंडिकेट करता है व्हिच होस्ट सेल रिसीव द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और वेक्टर इट शुड बी स्मॉल एंड इजी टू आइसोलेट। जितना लार्ज होगा इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। It is easy to handle and easy to isolate also. So these are the
some of the features of good vectors. Let's see some of the factors that are used in DNA जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं हम लोग एक दो एग्जांपल. पहला एग्जांपल है वेक्टर का प्लाज्मिड. फिगर दिखाया गया है ये प्लाज्मिड का, ये ठीक है ना. हर प्लाज्मिड वेक्टर का नाम लिया. पी मतलब प्लाज्मिड, बी आर मतलब बोलिवर एंड रॉड्रिक्स आई थिंक, एंड 32 मतलब उसका सीरीज नंबर. ठीक है. और नीचे में वेक्टर का साइज कितना है, 4361 बेस पेयर, अराउंड 4.3 kb. सब कुछ डिटेल में दिया गया है. These plasmid are small circular DNA molecules that are separate from the rest of the chromosome present in prokaryotes. Plasmid का definition अगर पूछा गया, so this is the definition of plasmid. Plasmid are small circular DNA molecules that are separate from the rest of the chromosome present in the prokaryotes. Prokaryotes का अपना DNA होता ही है ना, बैक्टीरिया का अपना एक DNA तो होता ही है जिसको हम लोग जीनोम कहते हैं, है ना. यूकैरियोट में हम लोग क्रोमोसोम भी कहते हैं उसको. ठीक है. Other than chromosome, extra chromosomal DNA जो बैक्टीरिया में होता है वो, उसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं. ठीक है. और वो प्लाज्मिड छोटा होता है और वो सर्कुलर फॉर्म में होता है. ये सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर फॉर्म में होता है. ठीक है. दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम. ठीक है. वो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे इसका कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. बिकॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम फॉर मल्टीप्लिकेशन. Okay, it will divide on its own because it has its own origin of replications. Useful for cloning. Okay, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम के बाहर अलग से बैठा हुआ है बैक्टीरिया सेल के अंदर में, तो दिस कैन बी यूज फॉर डीएनए क्लोनिंग. और डीएनए क्लोनिंग हम लोग निकल क्लास में डिस्कस कर लिया क्या होता है. लेकिन इसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे इंसुलिन का हम लोग बात कर रहे थे, इंसुलिन का एक साइज होता है, जीन का साइज में बी 1 kb बेस मतलब 1000 बेस पेयर. ठीक है ना, या 1.5 kb बेस पेयर. तो एक जीन का साइज होता है, तो हर आपको कितना लंबा जीन ट्रांसफर करना है उसके अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर यूज करना होता है. ये जो अगर आप प्लाज्मिड वेक्टर यूज करोगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 kb लॉन्ग मतलब 20,000 बेस पेयर, उतना लॉन्ग डीएनए को ही आप ट्रांसफर कर सकोगे यूजिंग दिस प्लाज्मिड वेक्टर. ओके. 20 kb से अगर आपका जो फ्रैगमेंट जिसको आपको ट्रांसफर करना है वो फ्रैगमेंट का साइज 20 kb से ज्यादा है, तो आप प्लाज्मिड को यूज नहीं कर सकते. ठीक है. Second type of vector that is commonly used in genetic engineering is lambda-phage, which is a virus. Okay, bacteriophage, lambda-phage, or lambda-phage. It contains this lambda-phage. इसका जो जीनोम होता है, इसका जो डीएनए होता है, it contains cohesive sticky sites. क्वेश्चन आता रहता है. ठीक है ना. डोंट फॉरगेट अबाउट lambda-phage, also called as bacteriophage lambda. ठीक है. दिस इज अ वायरस और इसका जो डीएनए होता है उसमें द रीजन कॉल्ड एज कोहेसिव स्टिकी एंड साइट, और इसको शॉर्ट में हम लोग कॉस साइट कहते हैं. COSSITE, कॉस साइट. ओके. दिस कॉस साइट it is required for circularization of lambda-phage DNA to enter into and fit into a lambda-phage head. बैक्टीरियोफाज इमेजिन करो, आप लोग ने क्लास 11-12 में या उससे पहले पढ़े होंगे. एक हेड होता है, उसके बाद उसका नेक एंड टेल रीजन है ना, और जो हेड रीजन होता है उसमें उसका डीएनए पैकेज्ड होके बैठता है सर्कुलर फॉर्म में. लैम्डाफाज का डीएनए वो सर्कुलर फॉर्म में, क्योंकि अगर लीनियर फॉर्म में रहेगा तो वो बहुत लंबा हो जाता है और जो बैक्टीरियोफाज का हेड होता है उसमें फिट नहीं होता है. तो फिट हो, जैसे इमेजिन करो आपके पास एक लंबा धागा है और एक लंबा सा रस्सी है, उसको बॉक्स में डालना है, तो लंबा रस्सी बॉक्स में नहीं जाएगा, उसको रोल करना होगा आपको पहले. ठीक है. यू हैव टू सर्कुलराइज इट, उसके बाद वो बॉक्स के अंदर जाएगा. आप इमेजिन करो जो लैम्डाफाज का हेड है वो बॉक्स है और उसका जो डीएनए है वो एक लंबा सा रस्सी है.
तो वो रस्सी को बॉक्स के अंदर डालने के लिए और वो डीएनए को लैम्डा फास्ट का हेड में डालने के लिए उसको पहले रोल होना होता है, सर्कुलराइज होना होता है। ठीक है, तो ये कॉस्ट साइड जो लैम्डा फास्ट का डीएनए में जो कॉस्ट साइड है वो चाहिए वो सर्कुलर फॉर्म में डीएनए को बनाने के लिए। ठीक है, अगर कॉस्ट साइड नहीं होगा तो डीएनए सर्कुलराइज नहीं होगा। ठीक है, so that is this cos site is required for circularization of the lambda fast DNA ताकि it will fit into the lambda fast head। ठीक है, it also contain cos site के साथ साथ it also contains central region 15 kb 15 kb का एक central region होता है that is not essential for lambda fast। वो नॉन एसेंशियल है, लैम्डा फास्ट को इतना जरूरी नहीं है, उसका मेन जरूरी है कोहेसिव स्टिकी एंड। ठीक है, कॉस साइट इंपॉर्टेंट है लैम्डा फास्ट के लिए, और जो सेंट्रल रीजन होता है दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्कुलराइजेशन, डीएनए को पैकेज होने में उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, इसीलिए उसको नॉन एसेंशियल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। दस लैम्डा फास्ट कैन बी यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर by replacing the central 15 kb with 10 to 15 kb of foreign DNA। अब यहाँ पे देख लो आप, ये जो नीचे फिगर है, इफ यू लुक एट इट क्लोजली, ये जो लैम्डा फास्ट का डीएनए है अराउंड 45 kb। ठीक है, और दोनों एंड में देयर इज अ कॉस साइट, है ना। यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ कॉस साइट इन बोथ द एंड। ठीक है, इधर इधर भी कॉस साइट है एक, और लेफ्ट हैंड साइड में भी देयर इज अ कॉस साइट। ठीक है, और बीच में क्या है, देयर इज अ नॉन एसेंशियल रीजन, जो हम लोग ने बात की है 10 से 15 केबी का नॉन एसेंशियल रीजन है। तो हम लोग इसको वेक्टर कैसे यूज करते हैं, कॉस साइड को रखते हैं और ये जो नॉन एसेंशियल रीजन है उसको हम लोग काट के फेंक देते हैं। रिमूव दी सेंट्रल 10 to 15 kb नॉन एसेंशियल सेगमेंट। ठीक है, नॉन एसेंशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा फास्ट, एंड ये जो हम लोग का, ठीक है, उसको लाके into the region of non essential। लैम्डा फास्ट को लगेगा कि उसके पास दोनों कॉस्ट साइड तो है ही है, और उसको पता नहीं बीच में हम लोग ने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। ठीक है, नाउ इट विल सर्कुलराइज एंड इट विल गो इनटू द लैम्डा फास्ट हेड, और जब भी ये बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ये अपना डीएनए को रिलीज करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर में। जब ये अपना डीएनए को रिलीज करेगा, दे आर एक्चुअली रिलीजिंग आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसका हेड में हम लोग ने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, जस्ट बाय रिमूविंग देयर नॉन एसेंशियल सेगमेंट। ये बीच का जो non-essential segment है, उसको हटा के हम लोग ने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। तो ये बैक्टीरियोफाज पहले अपना डीएनए को सर्कुलराइज करेगा और अपना हेड में अपना डीएनए को डालेगा। ठीक है, नाउ दिस बैक्टीरियोफाज, क्योंकि ये बैक्टीरियोफाज है तो अपना किसी बैक्टीरिया को ये इन्फेक्ट करेगा। यहाँ पे दिखा है इन्फेक्ट इकोलाई, है ना, इकोलाई बैक्टीरिया को इसने इन्फेक्ट किया। तो जब इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफाज, वो अपना डीएनए को बैक्टीरिया सेल के अंदर भेजता है। ठीक है, लेकिन इसको पता ही नहीं है हम लोग ने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां डाल दिया है उसके हित में। ठीक है ना, तो जब ये अपना डीएनए को अंदर भेजेगा, एक्चुअली दे आर सेंडिंग आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द बैक्टीरिया सेल। दिस इज हाउ वी यूज बैक्टीरियोफाज आल्सो एज ए वेक्टर। दोनों समझ में आया, प्लास्मिड एंड वेक्टर, दिस वन लैम्डा फाज। Yes, sir. There are 63 students attending the class, and I could clearly get one or two response. Yes, sir. So next, third type of vector that is commonly used, or one of the type of vector that is used in genetic engineering is So your voice is not clear.
नो सर। Whatever now? Still नहीं not सर, clear? सर क्लियर। कुछ आर्ट्स मिला के हम लोग ने एक वैक्टर बना है, उसको हम इनमें देखो दिस that can carry DNA स्मिथ में बस अप टू 20 केबी है ना, 20 केबी तक डीएनए ही ट्रांसफर कर सकता था, और आपका लैम्डा फास्ट अप टू 10 to 15 केबी है ना। अब अगर उससे ज्यादा आपको ट्रांसफर करना हो तो आप यू कैन यूज दिस कॉस्मिट। कॉस्मिट कितना तक कर सकता है? 45 केबी तक। कॉस्मिट कैन ट्रांसफर अप टू 45 केबी। ठीक है। द प्रॉपर्टीज आर दे कैन रेप्लिकेट लाइक प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड में उसका एक प्रॉपर्टी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। वो अपने, क्योंकि उसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो ये खुद से रेप्लिकेट हो सकता है लाइक प्लाज्मिड। एंड जो डीएनए है इट कैन बी पैकेज्ड लाइक लैम्डा फास्ट, क्योंकि उसमें कॉस साइड भी आ गया है। ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर इन दिस कॉस्मिट फिगर इट लुक्स लाइक प्लाज्मिड ओनली टू यू, राइट। यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी दिख रहा है पर्पल कलर में, यू कैन सी हियर दिस पर्पल कलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ना। एंड देयर आर restriction site also, eco R1, SMA1, these are restriction site। ठीक है। along with that ये जो ग्रीन कलर में आपको you could see cos sites, okay, you can see cos sites also, that this cos site is derived from lambda fast। ड्यू टू cos sites ये इजीली सर्कुलराइज हो जाता है ये डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है। और cos साइट का बीच में जो रीजन है वहां पे क्या रीजन है? SMA1। यहाँ भी आप SMA1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको यूज करके यू कैन इंसर्ट योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इको R1 यूज करके यहाँ भी आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। ORIV is means origin of replication, cos sites provide blunt ends, R means recombinant sites, and eco R1 and SMA1 are restriction of nucleus recognition, we know only. So this will act as a replicate like plasmid and DNA packaged like fast lambda। So ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करने से हम लोग को क्या फायदा हो रहा है? वी कैन ट्रांसफर अप टू 45 केबी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट और फॉरेन जेनेटिक मटेरियल। नाउ देयर इज, अभी तक हम लोग जो सिंपल वेक्टर का बात कर रहे थे, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल दैट विल हैव टू ट्रांसफर योर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम सोर्स टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना। प्लांट से लिया और बैक्टीरिया सेल के अंदर डाल दिया, या बैक्टीरिया से लिया और प्लांट सेल के अंदर डाल दिया, या ह्यूमन से लिया बैक्टीरिया के अंदर डाला। तो हम लोग बस ट्रांसफर एज ए व्हीकल का बात कर रहे थे, ठीक है ना, अभी तक का फैक्टर। अब आता है एक अलग तरीके का फैक्टर जिसका नाम है एक्सप्रेशन फैक्टर्स। नाम से ही पता होना चाहिए कि वो वेक्टर जिसमें जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसी वेक्टर में ही एक्सप्रेस करना शुरू कर दे। ठीक है, कॉल्ड एज एक्सप्रेशन वेक्टर। कि अब एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका ट्रांसक्रिप्शन होना जरूरी है वेक्टर में। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वेक्टर अपने आप रेप्लिकेट कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ एक्सप्रेशन वेक्टर में रेप्लिकेट तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने जो डाला है उसका ट्रांसक्रिप्शन होना भी जरूरी है। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनना ही मतलब है एक्सप्रेस हो गया। तो दिस वेक्टर्स
that carry host signal that facilitates the transcription and translation of the inserted gene. They are very useful expressing eukaryotic genes in bacteria. Everything is same. You can see here, everything is same. जो प्लाज्मिड वेक्टर के हम लोग ने डिस्कस किया था, एवरीथिंग इज सेम. ये भी प्लाज्मिड है. इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, सेलेक्टेबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी है. यू कैन सी हियर. Polylinker with unique sites. Polylinker मतलब MCS. You can also call it as MCS, multiple cloning sites. ठीक है, different रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिफरेंट लोकेशन भी है. 4 रेड मार्क दिखाया रेड एरोज में. तो ये 4 रेड एरोज इट्स इंडिकेटिंग 4 डिफरेंट साइट्स फॉर 4 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक है, तो इसको हम लोग पॉलीलिंकर भी कह सकते हैं, या तो हम लोग MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी कहते हैं इसको. ठीक है, अब इसी के आगे में जो, क्योंकि ये जो रेड मार्क दिखाया है यहीं पे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो यहीं पे किसी में काट करके वहीं पे डालोगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना. तो उसी के बगल में देयर इज अ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सीक्वेंस ऑल्सो. जब एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है तो जीन खत्म होने के बाद किसी जगह ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को टर्मिनेट करना होता है ना. नहीं तो रैंडमली वो ट्रांसक्रिप्शन करता जाएगा और जो प्रोटीन बनेगा वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा. ठीक है, तो जब जीन का सीक्वेंस जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जो बाकी नॉन जीनिक सीक्वेंस है वो ट्रांसक्राइब नहीं होना चाहिए. तो उससे पहले ही ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करना चाहिए, रोक देना चाहिए. ठीक है, इसीलिए वहां पे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सीक्वेंस होता है. ठीक है, और जीन जहां से शुरू हो रहा है उससे पहले ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए क्या चाहिए आपको? प्रोमोटर चाहिए, है ना. ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा होगा. तो वी नीड प्रोमोटर टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक्टीरियल प्रोमोटर और ऑपरेटर सीक्वेंसेस. ऊपर में प्रोमोटर सीक्वेंस रखा गया है ताकि इसके बीच में जो भी जीन होगा, प्रोमोटर, यहाँ पे प्रोमोटर है और यहाँ पे टर्मिनेटर है, राइट. अब इसके बीच में जो भी सीक्वेंस होगा that will get transcribed because there is a promoter also and there is a terminator also. So यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा. तो ये वेक्टर में there is a sequence for promoter, there is a sequence for terminator. ओके, और उसके बीच में there are multiple cloning sites. इस पे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकते हो. इसके वजह से इसका एक्सप्रेशन होना पॉसिबल है. ठीक है ना. यू कैन एक्सप्रेस दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट to mRNA and that mRNA will convert into protein. Therefore, vectors are called as expression vectors. फिर आते हैं YACs and BACs. इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हम लोग. यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आपका जो DNA फ्रेगमेंट है जिसको ट्रांसफर करना है उसका साइज बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा है. तो आप ये सब जो प्लाज्मिड हुआ, कॉस्मिड्स हुआ, लैम्डा फास्ट हुआ, ये सबको यूज नहीं कर पाओगे, है ना. आपको कुछ अलग ही चाहिए, क्रोमोसोम लेवल का चाहिए. तो इसीलिए देयर आर वेक्टर्स लाइक YACS और yeast artificial chromosome. These are nothing but yeast vectors that have been engineered to contain a centromere. पूरा क्रोमोसोम जैसे होता है, वेक्टर है पर इट लुक्स लाइक ए क्रोमोसोम. ओके, तो क्रोमोसोम में क्या होता है? देयर इज अ सेंट्रोमियर, टेलोमियर एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. क्रोमोसोम जैसा है, एग्जैक्ट क्रोमोसोम की तरह ही बना देते हैं. यीस्ट इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आप देखोगे तो देयर इज अ कंस्ट्रक्शन इन द मिडल जिसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, है ना. उसके बाद क्रोमोसोम का एंड है जिसको टेलोमियर कहते हैं, और देयर शुड बी अ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ताकि उसका मल्टीप्लिकेशन हो. ओके, और सेलेक्टेबल मार्कर, जो सेलेक्टेबल मार्कर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. वी नीड टू हैव सेलेक्टेबल मार्कर आल्सो. दे कैन कैरी अप टू 1000 kb ऑफ DNA. तो जब आप ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम डिजाइन करते हो तो यू कैन इंसर्ट अप टू 1000 किलो बेस पेयर. 1000 बेस पेयर नहीं, 1000 किलो बेस पेयर. प्लास्मिड में कितना था? 20, है ना. लैम्डा फास्ट में कितना था? 10 to 15.
kb, ठीक है ना। और आपका कॉस्ट बिट में कितना था, अप टू 45 kb। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका 1000 kb तक आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। Since they are maintained in yeast is a eukaryotic cell, they are useful for cloning eukaryotic genes that contain nephrones. Also, eukaryotic genes are more easily expressed in eukaryotic hosts such as yeast. अगर आपको eukaryotic gene express करना है तो बेस्ट होगा किसी eukaryotic vector में ही आप यूज किया जाए उसका, है ना। तो yeast क्योंकि eukaryotic सेल है, तो yeast का ही एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आप बनाओ, उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालो और yeast सेल के अंदर डाल दो। तो जब yeast सेल मल्टीप्लाई करेगा, दिस क्रोमोसोम also will multiply, right? And when the yeast cell will express its gene, this your gene of interest also will get expressed, ठीक है। तो जब तक yeast मेंटेन होगा तब तक आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मेंटेन होगा। सिमिलरली ये तो था यूकैरियोटिक, ठीक है ना। तो सिमिलरली आप बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी डिजाइन कर सकते हो। जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है उसी की तरह मिमिक बैक्टीरिया का क्रोमोसोम किस तरीके का होता है उसी तरीके का आप क्रोमोसोम डिजाइन कर सकते हो, वेयर यू कैन इंसर्ट योर जीन ऑफ इंटरेस्ट अप टू 300 kb, 200 kb तक का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें डाल के आप, अब जैसे बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है इस तरीके का होता है उसी तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। सो दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग अप टू 300 to 400 या कभी कभी 200 तक, कभी 300 तक, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल यू हैव डिजाइन, ठीक है। So these are some of the basic information related to bacterial artificial chromosome, expression factor, cosmids, lambda phase and plasmid, ठीक है। आप लोग याद कर लो। This is all about genetic engineering. Next class we'll be discussing in another topic. Let me take the attendance now. Internet is fluctuating. Okay, enough for today. You may leave the class now.